हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। और करना भी पड़ेगा बच्चों, एकदम बेहतर अब करना पड़ेगा। सब कुछ आपको न्यौछावर कर देना है भाई, महज बचे हुए दिनों में, क्योंकि यही वो वक्त है कुछ कर गुजरने का। यही समय है त्याग बलिदान, जो करना है सब कुछ कर दो भैया, क्योंकि कल को बेहतर करना है रसगुल्लों, तो आज को बेहतर करना पड़ेगा। ठीक, चलिए भैया, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के 7वें चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट, बोले तो प्रत्यावर्ती धारा का वन शॉट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको अपन एक ही फ्रेम पर निपटाने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा भैया लाजवाब होने वाली है। ठीक है ना। इसमें सबसे ज्यादा एलसीआर सर्किट पूछा जाता है, ट्रांसफार्मर का पूरा सचित्र वर्णन पूछा जाता है। वो तो पिछले बार की अगर बात कर ले भैया, पिछले क्या यानी 2024 में ही तो 3 सेट में आया था। और इसमें एक प्रत्यावर्ती जो धारा है, बोले तो डायनेमो है, वो भी एक 5 नंबर का टॉपिक है। तो इसमें 3 से 4 टॉपिक ना बहुत लाजवाब है, बाकी न्यूमेरिकल तो एक बनता है 5 नंबर का। ठीक है ना, याद रखना, इसलिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेंगे ठीक इस चैप्टर से। चलिए भैया, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं, जो चैप्टर है हमारा उसी से जानते हैं, उसी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में पूरा अल्टरनेटिंग करंट ही चलेगा आपका। कि प्रत्यावर्ती धारा किसे कहा जाता है, प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, और प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है। ठीक, चलिए देखिए, प्रत्यावर्ती धारा ये हमको मालूम होना चाहिए भैया कि जो वैद्युत धारा एक प्रत्यावर्ती धारा के रूप में है, एक दिष्ट धारा। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा वो धारा है भैया कि जो समय के साथ जिसका परिमाण व दिशा, बोले तो परिमाण यानी उसकी क्या है, उसका मान और दिशा दोनों बदलते रहते हैं। ठीक, जैसे ये धारा क्या है, प्रत्यावर्ती धारा है। ठीक, तो प्रत्यावर्ती धारा इधर क्या है, हमने बताया कि भैया समय के साथ बदलाव हो रहा है। ठीक, तो हमने क्या बताया कि प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, कि वह धारा जिसका परिमाण व दिशा दोनों क्या है, समय के साथ बदलते रहें। यानी ये आवर्ती रूप में भैया कम ज्यादा लगा रहेगा। ये श्रृंग बनता है, ये गर्त बनता है, श्रृंग गर्त ऐसे, यानी धारा का मान मतलब इसका जो परिमाण है, बोले तो मान है, वो कम ज्यादा होता रहता है। ठीक, तो ऐसी धारा क्या कहलाएगी बच्चों, ऐसी धारा कहलाएगी प्रत्यावर्ती धारा, बोले तो अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, आपकी अगर हम बात कर ले भैया, तो ये यहां से यहां तक पूरा, जैसे ये एक राउंड आया तो ये पूरा का पूरा भैया क्या कहलाता है, एक चक्र कहलाता है। ठीक, इतना पूरा का पूरा एक चक्र इसका पूरा होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है ना, समझ में आया। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। तो ये समझ में आ गया भैया, ध्यान देना, ये आपका जी प्लस अगर रहेगा, ये माइनस। ठीक, अब इसमें चाहे बोल्टता रहे तथा ये आपका हम कर दें आई, दोनों का सेम लॉजिक है, दोनों सेम परिभाषा। अगर प्रत्यावर्ती बोल्टता भी होता तो भैया वही लिखते हैं कि वह बोल्टता जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ आवर्ती रूप में बदलते रहते हैं, उसे प्रत्यावर्ती बोल्टता कहेंगे। अगर धारा है तो भैया वह धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ आवर्ती रूप में एक मतलब बदलती रहे, वो क्या है भैया, आपका है प्रत्यावर्ती धारा। आई बात समझ में, इतना आपको इसमें याद करना है। अब हम देख लेते हैं कि समीकरण। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे भैया कि प्रत्यावर्ती धारा समीकरण, प्रत्यावर्ती धारा समीकरण, प्रत्यावर्ती धारा समीकरण। तो प्रत्यावर्ती धारा समीकरण जो होता है भैया, आपने 11th में भी पढ़ा है कि I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ये प्रत्यावर्ती धारा समीकरण हो जाता है। ठीक है, यानी अब दूसरा देखेंगे, जैसे इसी में प्रत्यावर्ती अगर बोल्टता की बात कर दे तब भैया क्या होगा, प्रत्यावर्ती बोल्टता समीकरण, बोल्टता समीकरण।
तो प्रत्यावर्ती वोल्टता समीकरण में क्या होगा, देखिए दोनों इसमें प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता बच्चों एक जैसे चलते हैं, दोनों के लिए भैया फार्मूला एक जैसे होता है, बस जहां आई है वहां वी, जहां आई नॉट है वहां वी नॉट, बस इतना अंतर होता है। तो प्रत्यावर्ती जो वोल्टता समीकरण होता है भैया कि V बराबर, प्रत्यावर्ती जो वोल्टता समीकरण है वो क्या होता है कि V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब इसमें ओमेगा क्या है, आई नॉट क्या है, वी नॉट क्या है, ये अभी हम ठीक आगे देखेंगे जब एक एक परिभाषा सबकी देखेंगे तब। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा समीकरण और प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण, है ना। मेन आपका यही है समीकरण, याद रखना बच्चों, और कुछ भी नहीं है। ठीक, चलिए भैया जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं भैया, आगे देखते हैं। अब प्रत्यावर्ती धारा कह लें अथवा वोल्टता कह लें से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं आपकी, एक एक नंबर में पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। ठीक, जैसे पहला है भैया शिखर मान, प्रत्यावर्ती धारा या फिर वोल्टता से संबंधित पूछ लेगा कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान क्या है, या कहेगा प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान क्या है। तो हमने बताया ना कि प्रत्यावर्ती चाहे धारा कहे चाहे वोल्टता कहे दोनों एक जैसे होंगे परिभाषा। देखिए तो शिखर मान क्या होता है कि प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता के अधिकतम मान को शिखर मान कहते हैं। मतलब अगर प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान पूछ ले तो आप लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को शिखर मान, मतलब प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कहते हैं। अगर प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान पूछ ले तो आप लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती वोल्टता के अधिकतम मान को वोल्टता का शिखर मान कहते हैं। आई बात समझ में, अब तो क्लियर हो गया ना भैया। तो ये हो जाएगा शिखर मान। जैसे बच्चों शिखर मान को अगर भी नहीं आप समझ सकते हैं ऐसे समझिए एक, ठीक, जैसे ये चीज हमने बताया कि भैया ये प्रत्यावर्ती धारा इस तरह से चल रहा है, तो ये जो महत्तम मान होता है ये मतलब ये आप जो अधिकतम मान होता है यहां से यहां, जैसे ये धारा है, मान लेते हैं कि भैया ये धारा के संबंध में है, तो यही जो होता है आई नॉट यानी यही शिखर मान। ठीक, जितना ये अधिकतम धारा मतलब ऊपर की तरफ है ये शिखर मान होता है। ठीक, यही महत्तम मान होता है, यानी जो आयाम होता है वही शिखर मान। तो यहां पे क्या बताया कि प्रत्यावर्ती धारा हो या फिर वोल्टता हो के अधिकतम मान को, यानी जिस समय वो अधिकतम एक पीक पर हो जाएगा एक चोटी पर, वो वैल्यू ही क्या कहलाएगा, शिखर मान कहलाएगा। जैसे भैया शिखर मान को दर्शाते किससे हैं, ठीक, जैसे अगर धारा का शिखर मान कहे तो धारा का अगर शिखर मान कहे भैया तो शिखर मान, धारा का शिखर मान अगर बोल दे तो बच्चों ये क्या होता है आई नॉट। ठीक, अगर यहां पे वोल्टता का शिखर मान बोल दे तो अब तो आप समझ गए होंगे कि वोल्टता का अगर शिखर मान पूछ ले भैया, वोल्टता का शिखर मान पूछ ले तो वी नॉट। ठीक है ना, समझ में आ गया कि आई नॉट क्या है और वी नॉट क्या है। ठीक, ये आपका हो जाता है क्लियर। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए। हो गया ना। चलिए अब उसके बाद एक और है नीचे कि आवर्तकाल क्या है। ठीक, आवर्तकाल तो प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता के एक चक्र पूरा होने में जितना वक्त लग जाए। अभी हमने बताया ना भैया कि जैसे यहां पे आपको समझाया था बच्चों, अभी हमने आपको बताया कि ये जो प्रत्यावर्ती धारा है इस तरह से चलेगी और यहां से यहां तक हमने बताया कि भाई पूरा का पूरा ये यहां से यहां तक, यानी ये जो आपका एक पूरा एक चक्र होता है। क्या होता है, एक चक्र। तो भाई ये पूरा एक चक्र वही कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा हो, चाहे ये धारा के संबंध में भैया चाहे वो वोल्टता के संबंध में। तो प्रत्यावर्ती धारा का यहां पे अगर हम बात कर लें कि पूरा एक चक्र देख रहे हैं ना यहां से, यानी पूरा एक चक्र होने में जितना समय लग जाए, ठीक, जितना भी समय लगता है, यानी यहां से यहां तक पहुंचने में एक पूरा चक्र होने में जितना समय लग जाए वही समय होता है आवर्तकाल। ठीक है, वही समय क्या होता है भैया, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल के बराबर फार्मूला होता है T बराबर 2 पाई अपान ओमेगा। ठीक है, T बराबर 2 पाई अपान क्या हो जाएगा भैया, ओमेगा हो जाएगा। यही क्या आपका हो जाता है वोल्टता का मतलब आवर्तकाल, या फिर धारा के लिए मतलब प्रत्यावर्ती धारा के लिए आवर्तकाल। ठीक, परिभाषा छोटी छोटी है लेकिन पूछे जाते हैं, इतना याद रखना।
तो भैया हमने क्या बताया कि धारा का पूरा प्रत्यावर्ती धारा या फिर वोल्टता कह लें बच्चों, इसका पूरा एक चक्र पूरा होने में जितना भी समय लग जाता है, जितना समय लग जाए वही क्या है, आवर्तकाल है, टाइम पीरियड है। और टी बराबर 2 पाई अपान क्या होता है, ओमेगा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहां पे एक चीज ध्यान देना कि ओमेगा बराबर भी 2 पाई एफ होता है, तो जहां जैसी जरूरत होती है वैसे हम रख देते हैं। तो टी बराबर 1 अपान एफ के रूप में हो जाएगा, है ना, जिससे आवृत्ति वाले में होता है। ठीक, ये तो रहा आवर्त काल। हो गया बच्चों। चलिए अब चलते हैं भैया नेक्स्ट सम परिभाषा। आवृत्ति क्या है, आवृत्ति किसे कहते हैं? तो प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता 1 सेकंड में जितने चक्कर पूरा कर ले उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति मतलब कह रहा है कि भैया जितने मतलब 1 सेकंड में जितना चक्कर पूरा कर ले, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता 1 सेकंड में बबुआ जितना चक्कर पूर्ण करता है उस टाइम को ही कहा जाता है भैया, उसे ही क्या कहते हैं, मतलब जितने चक्कर पूरा कर ले उसी को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। ठीक, इसको एफ से दर्शाते हैं। तो एफ बराबर क्या हो जाता है, एफ बराबर 1 अपान टी, आवर्तकाल का अपोजिट। ठीक है, एफ बराबर 1 अपान टी हो जाता है। या फिर भैया कह लें कि एफ बराबर 1 अपान टी का मान तो भैया बताया ना 2 पाई अपान ओमेगा। तो ये ऊपर जब चला जाएगा बच्चों तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा अपान 2 पाई। ठीक, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति के लिए फार्मूला। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा भैया आपकी आवृत्ति। तो ये कुछ छोटी छोटी इसमें परिभाषाएं हैं जो जनरली बता दिया ना, 1 नंबर में पूछे जाते हैं। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, हो गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक, अब देखिए अगला टॉपिक क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त करना है। कि प्रत्यावर्ती धारा का के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक आपको निकालना है। 1 मिनट भाई, देखिए प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त करना है। यह काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछा जाने वाला टॉपिक है भैया। ठीक, ये संबंध बहुत ज्यादा, इस पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं बट ये फार्मूला आपका जो प्रूव करने वाला होता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान का आपको व्यंजक आपको प्राप्त करना है। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता क्या, पहले वो जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। देखिए यहीं से सब निपटारा होगा। देखिए धारा का वर्ग माध्य मूल मान यानी आई आर एम एस, इसका देखिए आई आर एम एस क्यों लिखा है, तो आई भाई धारा है, आर रूट है, मीन यानी माध्य है, एस स्क्वायर है, वर्ग है। ठीक है, तो यहां पे रूट मतलब रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, 1 मिनट कहा गया भाई, हाँ रूट मीन स्क्वायर यानी वर्ग माध्य मूल मान है। तो ये किसके बराबर होता है, ये कह रहा है कि बराबर होता है किसके, धारा के, धारा है आई, वर्ग के वर्ग हो गया भैया, औसत है औसत लगा दिया, मान के इसके वर्गमूल के बराबर होता है। यही एक फार्मूला होता है भैया आपका। ठीक, आई आर एम एस बराबर ये फार्मूला होता है कि आई स्क्वायर ये इसका औसत मान, इसमें रूट में। तो यही तो कह रहा है कि धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को आई आर एम एस यानी वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। ठीक है ना, रूट मीन स्क्वायर। ठीक, ये हो जाता है। अब इसके बाद अब देखिए, चूंकि वी नो दैट, हमको मालूम है रसगुल्लो, चूंकि का मालूम है कि भैया आई बराबर होता क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, इतना होता है। ये भाई हमको पता है ना, ये हमको मालूम है कि इतना होता है। तो यहां पे क्या रखेंगे बच्चों की आई आर एम एस बराबर, देखिए अब आई इसके स्थान पे पूरा मान रख देंगे इतना, तो भैया आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, ये पूरे का पूरे भैया बार है
ठीक है ना, यानी इतने का ये स्क्वायर है और ये करणी में है। ठीक है, अब इसको थोड़ा कैसे लिखेंगे सही से, आई आर एम एस बराबर, इसको देखिए हम आई नॉट स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा भैया साइन स्क्वायर, ठीक है, ये ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इतना हो जाएगा, ठीक है ना, साइन स्क्वायर ये ओमेगा टी हो गया, और ये आपका भाई बार लगा है, ठीक है, ये करणी में हो गया। आई बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत हुई नहीं ना, होनी भी नहीं चाहिए। फिर उसके बाद भैया आप अगर ध्यान से देखें, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये इसके पूरे का वर्ग है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी अलग कर दिया है, ये आई नॉट स्क्वायर अलग कर दिया है। अब देखिए भैया, इसके बाद ध्यान से समझना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इसके बराबर कुछ होता है, एक फार्मूला होता है बच्चों आपका ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, चूंकि देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और यहां पे बाई 2, ये एक फार्मूला है। कैसे फार्मूला है, क्यों भाई इतना ही होता है, चलिए हम बताते हैं। देखिए अगर इसको भाई इसको बराबर इसके प्रूफ करना है तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, इतना हो गया, और ये नीचे देखिए बाई 2 है इतना। लेकिन भैया एक चीज ये भी ध्यान देना, अगर ये चीज हम बराबर वाला मतलब कोष्टक हटाएंगे तो 1 ये माइनस है, लेकिन इसकी वजह से ये वाला प्लस हो जाएगा, है ना, क्योंकि भाई ये तो आपका है माइनस यहां पे था, अब यहां 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है किसके, कॉस 2 थीटा के बराबर। कॉस 2 थीटा के कई सूत्र होते हैं, एक 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यही वाला रखा है ताकि ये से ये कट जाए, अब ये से ये कट जाए, बचा क्या, केवल साइन स्क्वायर थीटा। तो मतलब भैया इसके स्थान पे इतना लिखा जा सकता है, इसलिए हम ये चीज लिख रहे हैं, ठीक है, आपकी भाई ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो आई आर एम एस बराबर, अब क्या लिखेंगे बच्चों, ये तो भैया आपका आई नॉट है ही, ठीक, स्क्वायर है, बार लगा है, और उसके बाद अभी कोष्ठक में भैया इसके स्थान पे हम लगा क्या देंगे, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, क्योंकि भैया देखिए यहां पे ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी के है, तो यहां पे ये कॉस ओमेगा टी बाई 2 हो जाएगा, ठीक, और ये आपका क्या हो जाएगा भैया, ये बार लगा है और ये करणी, ठीक है। अब आई आर एम एस बराबर लिखेंगे भैया, क्या लिखेंगे, देखिए एक चीज और ध्यान देना, 1 मिनट, अभी ये नहीं, देखिए एक चीज और याद रखना बच्चों, चूंकि एक पूर्ण चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए भैया ये कॉस 2 ओमेगा टी ये बराबर पूरा 0 के हो जाएगा, एक पूर्ण चक्र के लिए, ठीक, एक पूर्ण चक्र के लिए ये 0 हो जाएगा। तब ये फार्मूला क्या बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा भैया क्या चीज, आई आर एम एस बराबर, यहां पे ये तो आई नॉट ये रहेगा स्क्वायर बार में, अब उसके बाद भैया ये तो पूरा 0 हो गया, तो केवल 1/2 बच गया, ठीक है, 1/2 बच गया, है ना, 1/2 बच गया। अब इसको अगर हम ध्यान से समझिएगा, हम क्या करेंगे भैया, बाहर निकालते हैं किसको, आई नॉट स्क्वायर को, तो भैया आई आर एम एस इसको जब बाहर निकालेंगे तो ये आपका केवल और केवल बाहर निकलेगा आई नॉट, ठीक, क्या निकलेगा बाहर भैया, बाहर केवल ये आई नॉट निकलेगा, आई नॉट निकल जाएगा, और यहां पे भैया आपका क्या बच गया है कि ये बच गया है अंदर करणी में 1/√2, तो यहां पे इसको हम सही तरीके से लिख सकते हैं, आई आर एम एस बराबर ये आई नॉट बाई, भाई एक का करणी में एक का मान एक ही होगा, नीचे ये √2, तो आई आर एम एस बराबर आई नॉट बाई √2, यही क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का, ठीक है, यही प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान का एक व्यंजक हो जाता है। तो बड़ा आसान था बच्चों, कुछ दिक्कत नहीं था भाई, पहले ही बोल दिया गया कि जो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान है वो धारा के वर्ग के औसत मान के वर्ग मूल के बराबर होता है,
ठीक है, तो ये चीज हमने परिभाषा में देखा। अब आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, ये चीज लिख दिया। अब इसका स्क्वायर है तो बबुआ स्क्वायर करना पड़ेगा इसका। ठीक, ये फिर हमने क्या किया, आई नॉट वाला बाहर निकाल लिया। इसके बराबर एक फार्मूला होता है, कहां से होता है, कैसे होता है, सब बता दिया ये चीज। तो आप इतना अप्लाई कर देंगे। और एक पूर्ण चक्कर के लिए भैया cos 2 ओमेगा टी का मान 0 होता है, तो इसलिए इसके बराबर जब 0 रखेंगे 1/2 बच गया। इसको बाहर निकाल लिए आई नॉट, ये रूट में बचा हुआ है। फिर से इसको भी हम सही से लिखना चाहेंगे तो भैया ये आई नॉट, ये 1/√2 है, यानी √2 ये हो गया। इसी तरह से अगर आप प्रत्यावर्ती बोल्टता के लिए पूछ ले तो तब भी आप इसको चुटकियों में कर सकते हैं। जहां भैया आई है वहीं पे वी लगा दीजिए, प्रत्यावर्ती बोल्टता का निकल आया। आई बात समझ में? चलिए जल्दी से इसको भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना बच्चों? चलिए आगे चलते हैं भैया, आगे देखते हैं। देखिए एलसीआर सर्किट और एलआर सर्किट। अगर एलआर सर्किट की बात करें तो भैया इसका डेरिवेशन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं और पूछता भी नहीं है, लेकिन एलसीआर बहुत ज्यादा पूछता है। यानी मान के चलिए कि 90 से 95% चांसेस होता है एलसीआर सर्किट की प्रतिबाधा, मतलब प्रतिघात, प्रतिबाधा, कलांतर के लिए व्यंजक दोनों हम, मतलब इसके लिए जो तीनों व्यंजक है बड़े ही सिंपल तरीके से आज बताएंगे। बट उससे पहले जान लेते हैं कि एलआर सर्किट क्या है, एलसीआर सर्किट क्या है। तो भैया एलआर सर्किट में जिसमें केवल प्रेरकत्व और प्रतिरोध जुड़ा हो, एलआर सर्किट। और एलसीआर सर्किट में जिसमें प्रेरकत्व, संधारित्र और प्रतिरोध तीनों जुड़े हो, वो एलसीआर सर्किट है। ठीक है, तो हम एलआर और एलसीआर दोनों के लिए अलग अलग निकालते हैं फार्मूला सब कुछ। ठीक, यहां पे एलआर परिपथ लिख लेते हैं एक तरफ, एलआर परिपथ, ठीक है, और एक तरफ लिख लेते हैं भैया एलसीआर परिपथ, एलसीआर परिपथ। ठीक, एलआर परिपथ और एलसीआर परिपथ दोनों के लिए अब हम अलग अलग क्या करेंगे, पूरा भैया फार्मूला निकालेंगे। ठीक, तो यहां पर इसलिए हम ये बता दे रहे हैं कि क्योंकि न्यूमेरिकल में आपका 100 में 100% चांस होता है आने के इनके। तो सबसे पहले बच्चों हम निकालेंगे भैया क्या चीज, कि सबसे पहले प्रतिघात। प्रतिघात तो एलआर सर्किट का जो प्रतिघात का फार्मूला होता है बच्चों, वो हो जाता है भैया एक्स एल बराबर ओमेगा इंटू एल, एक्सएल बराबर ओमेगा एल। ठीक, ये हो जाता है एलआर सर्किट का। ठीक, अब यहां पे चूंकि हमने ये भी आपको बताया था, चूंकि बच्चों ओमेगा बराबर 2πf भी होता है। ठीक, तो ये चीज आप यहां पर भाई ये भी आप फार्मूला बनाना चाहें तो एक्सएल बराबर यहां पे 2πf इंटू एल हो जाएगा, तो याद रखना। ठीक है, चलिए अब दूसरा देख लेते हैं भैया। दूसरा किसके बराबर, प्रतिघात हो गया। अब प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा के लिए क्या होता है एलआर परिपथ में, प्रतिबाधा के लिए फार्मूला होता है भैया आपका कि Z बराबर होता है R² प्लस XL का स्क्वायर करनी में। ये एलआर सर्किट का क्या है भैया, प्रतिबाधा है। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट होता है बच्चों कि एलआर सर्किट का कलांतर क्या होता है, कलांतर। ठीक, कलांतर, कलाओं का अंतर, कलांतर। ठीक है, तो भैया कलांतर पूछा जाता है बच्चों, तो एलआर सर्किट का जो कलांतर होता है वो होता है tan phi बराबर एक्सएल अपान आर। ठीक है, एक्सएल अपान आर, ये हो जाता है कलांतर। ठीक, ये कलांतर के लिए फार्मूला। तो ये एलआर सर्किट का होता है। एलआर सर्किट में याद रखना प्रतिघात का फार्मूला एक्सएल बराबर ओमेगा एल, और प्रतिबाधा में जेड बराबर R² प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक, और कलांतर में tan phi बराबर एक्सएल अपान आर। अब चलते हैं इधर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलसीआर। एलसीआर सर्किट की बच्चों जो प्रतिघात होता है, एलसीआर सर्किट का जो प्रतिघात होता है वो हो जाता है आपका भैया, वो क्या हो जाता है XC।
क्योंकि प्रतिघात होता है। इसमें इसमें एक्सएल में होता है, क्यों? क्योंकि यहां पे एल आर है, यहां पे एल सी आर है, तो एक्स सी बराबर हो जाता है 1/ओमेगा c। ये क्या है? प्रेरकीय प्रतिघात है, सॉरी धारितीय प्रतिघात है। ठीक, ये इधर धारितीय प्रतिघात है, ये इसको प्रेरकीय प्रतिघात कहा जाता है, क्योंकि एल प्रेरक है और सी क्या है? यहां पे धारिता है, तो ये धारितीय प्रतिघात होता है। ठीक है, याद रखना। अगर मतलब वैसे कभी कंफ्यूजन हो तो ये भी लिख दे रहे हैं कि ये प्रेरकीय प्रतिघात होता है, प्रेरक के लिए है ना, ये प्रेरकीय प्रतिघात, और यहां पे ये धारिता है तो धारितीय प्रतिघात होता है। ठीक, अब उसके बाद अगर हम बात कर ले भैया इसका प्रतिबाधा क्या होता है, तो इसके लिए प्रतिबाधा का फार्मूला क्या होता है? प्रतिबाधा बराबर भैया होता है जेड बराबर होता है बच्चों, देखिए इसमें क्या होता है, अब की बार आर का स्क्वायर और प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। ठीक, ये हो जाता है प्रतिबाधा। किसके लिए बच्चों? प्रतिबाधा के लिए व्यंजक। ठीक, प्रतिबाधा के लिए, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा भैया प्रतिबाधा। अब उसके बाद बच्चों अगला देखते हैं, अगला क्या है? तो अगला है कलांतर। कलांतर क्या होता है? तो एलसीआर सर्किट का जो कलांतर होता है बच्चों, tan फाई बराबर होता है भैया एक्सएल माइनस एक्स सी अपान आर। कहां से होता है, क्यों होता है, भी बता रहे हैं, पूरा डेरिवेशन कराएंगे, कंफ्यूज मत रहना। ठीक है ना, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है रसगुल्लों, याद रखना। चलिए अगला एक चीज और, इसमें शक्ति गुणांक पूछ लेता है कभी कभार, तो शक्ति गुणांक भी पूछ लेता है, तो शक्ति गुणांक बराबर भी हम लिख लेते हैं शक्ति गुणांक। तो शक्ति गुणांक भी पूछ लेता है कॉस फाई बराबर ये हो जाता है भैया आर अपान जेड के। ठीक है, कॉस फाई बराबर किसके? आर अपान जेड के लिए शक्ति गुणांक हो जाता है। ठीक, कॉस फाई बराबर आर अपान जेड। तो ये रहा एलआर सर्किट और एलसीआर सर्किट के लिए सारे फार्मूले। ठीक, एक ही फ्रेम में लिख दिया है ताकि आपको न्यूमेरिकल अब लगाने में आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो भैया। ठीक है, तो ये एक्सएल और यहाँ पे एक्स सी, इधर जेड आपका क्या रहेगा, इधर जेड बराबर क्या है, इधर कलांतर क्या है, इधर कलांतर क्या है, आपने देख लिया, भली बात आई बात समझ में। चलिए भैया आगे चलते हैं, हम पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया ना बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर भैया। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक अभी हमने बताया ना, वही जो डेरिवेशन करना है इसी का, कि भैया एलसीआर परिपथ में वोल्टता, प्रतिबाधा व कलांतर के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं। देखिए एलआर सर्किट क्या, मतलब एलसीआर सर्किट क्या है? ठीक, एलसीआर परिपथ वह परिपथ है जिसमें एल यानी प्रेरकत्व, सी तथा आर श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तो लिखेंगे भैया, थोड़ा लिखना हो तो एलसीआर परिपथ वह परिपथ है जिसमें एल यानी प्रेरकत्व, सी धारिता तथा आर यानी प्रतिरोध क्या होते हैं भैया? श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक, मतलब अगर ध्यान से देखें भैया इसका फिगर, तो ये आपका एक हो जाएगा, आपका एक हो जाएगा एल, दूसरा हो जाएगा सी और तीसरा हो जाएगा आर। ठीक, ये ठीक है ना, ये हो जाता है भैया, एक रहेगा एल और एक रहेगा सी और एक रहेगा आर। ये प्रत्यावर्ती वोल्टता समीकरण है भैया, मतलब वोल्टेज है कि V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, ये वोल्टता हो जाएगा, है ना। तो याद रखना। अब देखिए भैया यहां पे सबसे पहले हम निकालते क्या हैं, अगर हम देखें तो हम लिखेंगे ओम के नियम से। क्या लिखेंगे? ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का अगर नियम आपने देखा होगा भैया, ओम का नियम क्या होता है?
तो भैया v बराबर आई इंटू आर कह लें, या फिर v अपान आई बराबर आर कह लें, या फिर r बराबर v अपान मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं भाई, i के रूप में लिखें i बराबर v अपान आर, चाहे जैसे आगे पीछे करें, तो ये ओम का ही नियम होता है। तो सबसे पहले अगर हम XL निकालेंगे, XL क्या है, प्रतिरोध, ठीक, XL नहीं, पहले हम VL निकालते हैं। तो V बराबर हमने बताया ना कि भैया I इंटू आर होता है, लेकिन L है तो I इंटू यहां पे क्या हो जाएगा, XL, I इंटू XL। इसी तरह से भैया V और C निकालेंगे, मतलब ये क्या है, प्रेरक का विभवांतर है तो I इंटू XL, ये क्या है, धारिता का विभवांतर है तो ये हो जाएगा I इंटू XC। इसी तरह से एक V यहां ओमी प्रतिरोध यानी प्रतिरोध, अगर हम बात करें कि प्रतिरोध वाले का विभवांतर क्या हो जाएगा, तो भैया ये I इंटू केवल और केवल यहाँ पे R ही होगा, I इंटू R, ठीक। ये तो आपका जो ओरिजिनल वाला ओम का नियम होता है। तो ये VL, VC और VR लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये तो हो गया आपका क्या चीज भैया, कि VL, VC और VR का मान। अब एक ग्राफ बनाते हैं VL और VC और VR के बीच में। अगर हम ग्राफ बनाते हैं भैया, ध्यान से समझना बच्चों, अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ये अगर VL को दर्शा रहा है, नीचे VC को दर्शा रहा है ये VR, तो यहां पर भैया इनका जो परिणामी हो जाएगा VL और VC का, वो VL माइनस VC हो जाएगा। और इनके बीच अगर ग्राफ खींचा जाए तो भैया जिस तरह से हमने बताया ना, इधर वृद्धि होगा इधर, और इनके बीच एक मान इधर बढ़ाते जाएंगे इधर, तो एक ग्राफ बनेगा ये V का, और ये आपका भैया VL माइनस VC का है। ये एक ग्राफ तैयार हो जाएगा। तो अब अप्लाई क्या करेंगे, यहां हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, ये बोलता है कि भैया कर्ण पे बना वर्ग, कर्ण क्या है, V है, तो कर्ण पे बना वर्ग वो अन्य दो भुजाओं पे बने वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां पे V स्क्वायर बराबर, भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या है, लंब का स्क्वायर, तो लंब क्या है, तो लंब VL माइनस VC है, इसका स्क्वायर, और प्लस का आधार का स्क्वायर, तो भैया ये आधार क्या है आपका, यही है, ये VR का स्क्वायर। ये इतना हो गया, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत हुई ना, नहीं ना, होनी भी नहीं चाहिए। चलिए अब इसको थोड़ी देर के लिए भैया हम रफ कर देते हैं, हटा देते हैं साइड में, इसकी भी कोई जरूरत है नहीं, ठीक। अब इसको देखिएगा बच्चों, अगर हम भैया V बराबर लिखेंगे तो ये पूरा का पूरा करणी में उठ के चला आएगा, यानी भैया ये VL माइनस VC का स्क्वायर है, और प्लस का भैया VR का ये स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे कि V बराबर अगर ध्यान दें VC बराबर क्या होता है भैया, तो यहां VL बराबर क्या है, तो I इंटू XL है, ठीक, माइनस VC बराबर क्या है, तो I इंटू XC है, क्या है, I इंटू XC का ये स्क्वायर हो गया, और VR का है तो I इंटू R का स्क्वायर, तो ये I इंटू R का स्क्वायर, ठीक, इतना हो जाएगा। अगर आप इसको गौर से देखें तो हम भैया जिसे इसमें अगर बाहर निकालेंगे तो ये I का स्क्वायर हो गया, प्लस का तो ये कोष्ठक में आपका बचा क्या, तो ये XL माइनस XC का स्क्वायर बच गया, ठीक है। अब उसके बाद अगर देखें भैया प्लस का, इसको I स्क्वायर बाहर कर दो तो ये R स्क्वायर बच गया है ना, ये करणी में है बच्चों। तो यहां से अगर आप देखें तो V बराबर ये बाहर निकालने पूरा का पूरा क्या चीज भाई I स्क्वायर है, बाहर निकालेंगे केवल I बचेगा, और रूट में आपका क्या बच जाएगा, R स्क्वायर वाला आगे रख लो, R स्क्वायर, और प्लस का इधर देखो क्या है, तो ये XL माइनस का बच्चों XC का स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ रसगुल्लों। अब उसके बाद करते क्या है, ये V भाई I जो है इसके नीचे ला लेते हैं, ठीक है, इसके नीचे ला देते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा V अपान I के बराबर, V अपान I हो गया, और इधर तो आपका R स्क्वायर, और कोष्ठक में भैया XL माइनस XC का स्क्वायर, ये इतना
बचा है। तो V अपान आई ये बराबर किसके होता है? ओम का नियम होता है भैया आर के, ठीक। V अपान आई बराबर आर के, बट यहां पे आर जेड के बराबर होता है, प्रतिबाधा के बराबर, ठीक है। तो यहां पे इसके बराबर हम जेड लिख देंगे, जेड बराबर ये भैया आर स्क्वायर और प्लस का ये एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर, ठीक। ये इतना हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यही हो जाता है इसके लिए भैया प्रतिबाधा, ठीक है। सबसे पहले मतलब यहां पे अगर देखिए बोल्टता वाला देखें तो भैया बोल्टता का तो यही हो जाएगा, या फिर ऐसे लिख लें, या फिर ये बोल्टता अलग अलग निकली है तो ये बोल्टता हो गया। अब उसके बाद प्रतिबाधा का ये निकल आया। अब हम देखेंगे कलांतर के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लो, फिर हम इसी में बता देते हैं आपका कलांतर के लिए फार्मूला, ठीक है। हो गया बच्चों? चलिए भैया अब देखिए कलांतर के लिए थोड़ा निकालते हैं, उसके लिए थोड़ा रफ करना पड़ेगा। देखिए हम इधर ही मिटा देते हैं, ठीक। इधर ही मिटा देते हैं। अभी देखिए हमने ग्राफ क्या बनाया था, ग्राफ की जरूरत होगी बच्चों, एक बार थोड़ा देख लेते हैं। ग्राफ में इस तरह से हमने बनाया था, ये वी आर को दर्शा रहा था, ये भैया आपका वी अकेले को दर्शा रहा था, और ये वी एल माइनस वी सी को दर्शा रहा था, ठीक। वी एल माइनस वी सी को दर्शा रहा था, ठीक। तो अब देखें, अगर गौर से देखिए भैया, तो अब हम निकालेंगे क्या चीज? कलांतर के लिए कलांतर। तो कलांतर के लिए निकालेंगे, कलांतर बराबर होता क्या है भैया? होता है tan फाई बराबर एक्सएल माइनस एक्स सी अपान आर, ये हो जाता है। अब ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा समझते हैं, ठीक। कहां से आया वो जान लेते हैं। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब क्या है बबुआ? तो लंब आपका वी एल माइनस वी सी है, लंब बटे आधार, आधार क्या है? वी आर है, ठीक है। ये हो जाएगा, तो हो क्या जाता है कि tan फाई बराबर भैया वी एल क्या है? तो वी एल बराबर आई इंटू एक्सएल है, आई इंटू एक्सएल, माइनस बच्चों वी सी है, तो वी सी बराबर आई इंटू एक्स सी है, और नीचे अपान का वी आर क्या है? आई इंटू आर है, आई इंटू आर है। अगर आप गौर से देखें tan फाई बराबर कॉमन क्या है? आई, यहां पे क्या बचा? एक्सएल माइनस एक्स सी और नीचे का आई आर, ठीक है। तो भैया आई से आई कैंसिल हो गया, आई से आई कैंसिल हो गया, इसको अब रफ कर देते हैं। तो ये क्या बन गया बच्चों? tan फाई बराबर एक्सएल माइनस एक्स सी अपान आर, ये हो जाता है भैया tan फाई के बराबर, अर्थात कालांतर का फार्मूला। या फिर बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भैया, डायरेक्टली फार्मूला रख के tan फाई बराबर एक्सएल बराबर क्या होता है? एक्सएल बराबर ओमेगा इंटू एल माइनस एक्ससी बराबर 1 अपान ओमेगा सी। ये पहले ही, इसके पहले जब दोनों का देख रहे थे, और नीचे आपका आर पड़ा है, तो ये फार्मूला कुछ इस कदर भी बन जाता है। तो याद रखना। तो भैया इसको जैसे अगर भाई पूरा तोड़कर लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, नहीं तो आपका मेन आपका कलांतर बराबर यही फार्मूला है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा बच्चों एलसीआर सर्किट की वोल्टता, कलांतर मतलब प्रतिबाधा और कलांतर के बीच में के लिए जो फार्मूला है, ठीक, उसका डेरिवेशन। चलिए भैया जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है भैया अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं। अनुनादी आवृत्ति क्या है और इसके लिए व्यंजक प्राप्त करना है आपको। देखिए अनुनादी आवृत्ति क्या है, परिभाषा जानते हैं सबसे पहले भैया, कि वह आवृत्ति मतलब, या फिर देखिए वह न्यूनतम आवृत्ति कह लें जिसके लिए धार मतलब प्रेरिती प्रतिघात या प्रेरण प्रतिघात धारती प्रतिघात के बराबर होता है, वो आवृत्ति ही कहलाएगी अनुनादी आवृत्ति। या फिर कह लें कि ऐसी अवस्था जिस अवस्था में प्रेरकीय प्रतिघात धारती प्रतिघात के बराबर हो जाए, तो ऐसी अवस्था में जो आवृत्ति होगी वही है
अनुनादी आवृत्ति। भाई पूछा जाता हर साल, 24 में भी देखो, 23 में देखो, 22 में देखो, आया है ये। ठीक है, तो वह स्थिति जिसमें प्रेरण प्रतिघात धारतीय प्रतिघात के बराबर होता है, उस स्थिति में जो आवृत्ति है वो अनुनादी आवृत्ति कहलाएगी। ठीक, तो यहां पर देखिए, अब अनुनादी आवृत्ति के लिए भाई व्यंजक प्राप्त करना है। अनुनादी आवृत्ति के लिए, अब अनुनादी आवृत्ति के लिए अगर आप ध्यान दें भैया, अभी क्या बताया गया कि जो एक्सएल होता है वो एक्ससी के बराबर होता है। भाई प्रेरण प्रतिघात एक्सएल है, धारतीय प्रतिघात एक्ससी है, ये इसके बराबर होता है। तो भैया एक्सएल बराबर ओमेगा इंटू एल होता है और बराबर एक्ससी बराबर 1/ओमेगा इंटू सी होता है। तो भैया इसको यहां पे कर देते हैं, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया बराबर का, ये एल इसके नीचे ला देते हैं तो 1/LC हो गया। ठीक है ना। अगर यहां पे ध्यान से समझिए, अगर हम ओमेगा बराबर कर दें तो ये 1/ क्या हो जाएगा, रूट में LC हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। चूंकि अब देखिए, चूंकि ओमेगा बराबर 2πf के भी होता है, भाई शुरू में ही आपको बता दिया है इसके बारे में। तो ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πf होता है। ठीक, तो यहां से हो जाएगा 2πf, भाई ओमेगा के स्थान पे हम रख देंगे 2πf बराबर क्या हो जाएगा, 1/√LC। ठीक, या फिर हम f बराबर अगर निकालेंगे तो 1/ ये 2π हो गया और रूट में भैया LC हो जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा, LC हो जाएगा। और यही क्या हो जाता है, अनुनादी आवृत्ति के लिए फार्मूला। ठीक, यही क्या है, अनुनादी आवृत्ति का सूत्र हो जाता है। आई बात समझ में कि अनुनादी आवृत्ति क्या है और इसके लिए भाई व्यंजक कैसे प्राप्त करना है। काफी मजेदार सा टॉपिक है, याद रखना। चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। चलिए अब चलते हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है, क्वेश्चन लिखना भूल गए हैं, अगला टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को तो भैया ऑलरेडी हम अच्छे से देख चुके हैं, वैसे हर एक टॉपिक देखा है, बट फिर से एक बार हम समेट देते हैं ट्रांसफार्मर क्या है, क्योंकि 5 नंबर का टॉपिक है, कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है भैया, कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं बच्चों, 5 नंबर का है, आएगा तो 5 नंबर देकर जाएगा। अब देखिए पिछले साल यानी 2024 की बात कर लेना, एक में पूछा था कि ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करो 5 नंबर में। एक में पूछ लिया था कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर पूछ लिया था 3 नंबर का। ठीक है, इस तरह से पूछते हैं। किसी में पूछ लेगा ऐसे 1-2 नंबर का, ट्रांसफार्मर क्या है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, 1-2 नंबर का पूछ लिया। तो मतलब चाहे जिस तरह से घुमाए, हमको परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर क्या है, इसका सचित्र वर्णन आपको करना होगा। देखिए भैया ट्रांसफार्मर होता क्या है, तो ट्रांसफार्मर वैद्युत का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। यानी ट्रांसफार्मर का काम ही होता है कि जो एसी वोल्टेज होता है उसको कम या ज्यादा करना, ये काम ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर कैसा होता है आपने देखा भी है भाई, गांव में, नगर में, कस्बों में हर जगह ट्रांसफार्मर लगा होता है। बाकी जो छोटे यंत्र होते हैं उनमें छोटा ट्रांसफार्मर होता है। अब उसको आराम से उसकी क्रियाविधि को आप समझ सकते हैं, ठीक, प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। लाइक दैट जैसे स्टेबलाइजर वगैरह में होता है जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, उसमें आपने देखा होगा। तो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ट्रांसफार्मर क्या है, तो ट्रांसफार्मर में इसमें भाई मोटी मोटी हिसाब से समझ लेना कि ट्रांसफार्मर क्या है, तांबे के तारों से लपेटी गई क्या है, एक कुंडली की अवस्था में होती है, जिसमें क्या होता है, नर्म लोहे की क्रोड को, ये जो पत्ती पत्ती करके रखी गई है, देखिए इसमें लाइनिंग आपको दिख रहा होगा, ये नर्म लोहे की क्रोड होती है, एक के ऊपर एक रख करके इसको पटलित बनाया जाता है, इसलिए ताकि ऊष्मा की हानि ज्यादा ना हो, भंवर धारा से बचने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाता है ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। यह प्रत्यावर्ती वोल्टता के साथ ही, यानी प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी में ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, डीसी में नहीं। ठीक, और बच्चों अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, तो बताया था अन्योन्य प्रेरण क्या है, कि जैसे भाई इसको मान लेते हैं किसी एसी
स्रोत से जोड़ देते हैं। तो जैसे ही बच्चों क्या होता है, प्राथमिक कुंडली में वही धारा का प्रवाह हो रहा है इधर, तो इसमें क्या है, चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं निकलती हैं। हमको मालूम है कि ये दूसरी कुंडली में भी क्या करती हैं भैया, हलचल उत्पन्न कर देंगी। यानी इस प्राथमिक वाली, ठीक, ये जो प्राथमिक वाली कुंडली है इसके कारण सेकेंडरी यानी द्वितीय कुंडली में भी क्या है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि ये क्या है, अन्योन्य प्रेरण पर काम करता है। तो ज्यादा नहीं आपको गुम होना, ना तो ज्यादा भटकना है। सीधी बात कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा किया जा सकता है। और ट्रांसफार्मर की बात कर ले भैया सिद्धांत, तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है ना। चलिए भैया स्क्रीनशॉट करते चलिए बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देख लेते हैं भैया ट्रांसफार्मर के प्रकार, क्योंकि पूछा गया है इसलिए ये भी बताना हम जरूरी समझते हैं। ठीक है, पूछा गया है, ना पूछा होता तो शायद इसको भी ना बताते। बट ट्रांसफार्मर के प्रकार कितने प्रकार का होता है भैया, तो ट्रांसफार्मर आपका 2 प्रकार का होता है। ठीक, कितने प्रकार का बच्चों, 2 प्रकार का। कौन सा, उच्चाई ट्रांसफार्मर, दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, एक उच्चाई, नाम ही है उच्चाई, जिसमें क्या होता है, उच्च वोल्टेज तक पहुंचा जाता है, यानी निम्न प्रत्यावर्ती धारा को, ठीक है, यानी क्या है, जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में जो कन्वर्ट कर दे वो क्या है, उच्चाई ट्रांसफार्मर है। दूसरा होता है कि जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे वो क्या होता है, आपका अपचाई। तो ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है भाई। एक तो क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टता को जो बढ़ा देता है वो उच्चाई, दूसरा है कि जो वोल्टता को कम कर दे अपचाई। ठीक, तो प्रत्यावर्ती समझ में आ गया भैया कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। पहला उच्चाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या है, तो उच्चाई ट्रांसफार्मर निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदल देता है। और इसमें जो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या होती है, द्वितीयक बोले तो सेकेंडरी फेरों की संख्या है, तो द्वितीयक कुंडली में जो फेरों की संख्या होती है वो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक। तो भैया अधिक है, ये ग्रेटर देन का। अब कह रहा है कि प्राथमिक कुंडली में, तो भैया एनपी हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, याद रखना, बहुविकल्पी में पूछता है। ठीक है, यानी उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होती। फिर उसके बाद बात कर लें अपचाई ट्रांसफार्मर। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जो उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, अब की बार क्या करेगा भैया, जो हाई वोल्टेज है यानी उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में क्या कर दे, बदल देता है बबुआ, उसे कहते हैं मतलब उसे क्या कहते हैं भैया, अपचाई ट्रांसफार्मर। और इसमें क्या होता है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, अब की बार कह रहा है कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या यानी एनपी, पी क्या है प्राइमरी, एन क्या है फेरों की संख्या। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक कुंडली के फेरों की संख्या से अधिक होती है, यानी अब की बार एनएस से। ठीक, यानी जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक से ज्यादा होती है। तो दोनों के लिए ये चीज याद रखना बेहद जरूरी है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। चलिए आते हैं भैया नेक्स्ट, मतलब आगे देखते हैं। अब ट्रांसफार्मर की थोड़ा बनावट समझ लेते हैं। ट्रांसफार्मर की बनावट कैसे होती है, क्योंकि 5 नंबर ऐसे फ्री में नहीं मिल जाएंगे। ट्रांसफार्मर की बनावट की बात कर ले भैया, कैसे बनावट होती है बच्चों। चलिए देखिए, ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रख करके आयताकार एक पटलित क्रोड बनाते हैं तथा तांबे के तार को कई फेरों में क्या कर लपेट कर अलग अलग कुंडलियां बनाते हैं, जिन्हें क्रमशः प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली कहते हैं। और प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जोड़ दिया जाता है। मतलब इस तरह से होता है भैया, ऐसे करके बहुत सारी क्या होती हैं कुंडलियां, ऐसे करके पटलित रखी होती हैं। ठीक, एक के ऊपर एक करके ऐसे, याद रखना, बहुत सारी कुंडलियां रखी जाती हैं। ठीक, ये बहुत सारी कुंडलियां। अब इसमें भी भैया एक तरफ याद रखना, इस एक तरफ इसमें भी तांबे के कई फेरे लपेट कर एक कुंडली बना लेते हैं, इधर सिरे में भी बना लेते हैं। इधर का
जो कनेक्शन होता है एक एसी स्रोत से होता है, ठीक है, जिसके द्वारा क्या है भाई, ये जो प्राथमिक कुंडली है तो ये P है और द्वितीयक है तो ये S है। तो यही तो कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे की क्रोड या की पत्तियों को एक के ऊपर एक रख करके पटलित बनाया जाता है तथा तांबे के कई तारों से भाई लपेट करके दो अलग अलग कुंडलियां बना लेते हैं, एक प्राथमिक कुंडली एक द्वितीयक कुंडली, और प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया जाता है ना। आई बात समझ में? इतना होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं भैया कार्यविधि। कार्यविधि में क्या होता है, कैसे काम करता है बच्चों, कि जब प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया जाता है तथा धारा प्रवाहित करते हैं तो प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण क्या होता है भैया, द्वितीयक कुंडली में भी एक प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब जो अन्योन प्रेरण पूरा सिद्धांत है वही, ठीक, और जिससे क्या होता है एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और इसके लिए याद रखना, एक मिनट, और इसके लिए भाई एक जो फार्मूला होता है वो फार्मूला हम लिख दे रहे हैं कि NP/NS बराबर VP/VS। याद रखना, इसी पे न्यूमेरिकल बनते हैं भैया। ये पूरा का पूरा यहाँ पे आपको हम डिटेल्स में नहीं पूरा व्याख्या करना है, बस इतना जानना है ट्रांसफार्मर क्या है, इसका सचित्र वर्णन, इसकी क्रियाविधि को आपको समझाना है। लेकिन ये एक फार्मूला जो होता है कि कुंडली में अगर हम बात कर लें कि फेरों की संख्या और उनके वोल्टता के बीच संबंध, तो ये भैया NP/NS बराबर VP/VS। NP क्या है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, NS क्या है, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, VP क्या है, प्राथमिक कुंडली की वोल्टता, VS क्या है, द्वितीयक कुंडली की वोल्टता। आई बात समझ में? चलिए बबुआ स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक क्या है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या फिर डायनेमो। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या फिर कह लें डायनेमो। अब देखिए डायनेमो में भी जो कुछ है वो फिगर ही है, फिगर के माध्यम से ही एकदम मजे में सीखना है और कुछ भी नहीं। ये भी बच्चों 5 नंबर वाला टॉपिक है, याद रखना 5 नंबर का पूछा जाता है, कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या फिर डायनेमो होता क्या है, तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनेमो कह लें एक ऐसा साधन है जो क्या करता है बच्चों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। देखिए मोटर का काम है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, लेकिन डायनेमो का काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। अब इसका सिद्धांत देखते हैं, सिद्धांत ये काम कैसे करता है। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो इसके परिणाम स्वरूप कुंडली में एक प्रेरित धारा बहने लगती है और धारा की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है, ठीक। तो भाई वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत में आपने क्या पढ़ा है कि जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। बस वही चीज तो यहां लिखा है पूरा, और यहां पे धारा ज्ञात करते हैं किसके द्वारा, तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम जो आपने हाई स्कूल में समझा है, ठीक है। इस तरह से है ना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपने देखा होगा, दाएं और बाएं हाथ का नियम दोनों, ठीक है। तो ये हो जाएगा भैया प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या फिर डायनेमो का सिद्धांत। चलिए भैया इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। चलिए अब देखते हैं भैया इसकी स्ट्रक्चर, इसकी संरचना क्या होती है, इसकी बनावट कैसे होती है। तो बच्चों इसकी रचना की बात कर ले तो वैद्युत जनित्र अथवा डायनेमो निम्नलिखित भाग होते हैं, ठीक है। जनित्र या फिर डायनेमो में निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला शक्तिशाली चुंबक। तो भैया शक्तिशाली चुंबक की बात कर लें तो यहां से देखिएगा कि सबसे पहला जो होता है कि इसमें 2 शक्तिशाली चुंबक, देखिए ये जो ऐसे दिख रहा है, इसमें 2 शक्तिशाली चुंबक होते हैं भैया जिसके ध्रुव क्रमशः N व S हैं। 2 शक्तिशाली चुंबक हैं जिनके ध्रुव N व S होते हैं। दूसरा है आर्मेचर, बोले तो एक कुंडली। तो आर्मेचर क्या है, यह एक आयताकार कुंडली होती है ABCD,
तो भैया एक आयताकार कुंडली आपको दिख रही है ना, एक आयताकार कुंडली ए और यहां पे बी और ये सी और डी। तो ये एक आयताकार कुंडली आपको दिखाई पड़ रही है भैया, जो क्या है, इन चुंबक के ध्रुवों के बीच में घूमने के लिए एकदम से स्वतंत्र होती है। तो वही चीज लिखेंगे, यह एक आयताकार कुंडली ए बी सी डी होती है, ए बी सी डी, ठीक है, जो तांबे के तार को क्रोड पर लपेट कर, यानी एक क्रोड पर तांबे के तार को लपेट कर बनाई जाती है। डायनमो में देखा होगा भैया, क्या है, एक क्रोड होती है, उसी पे तांबे के तार को लपेट कर, कई फेरों में लपेट कर बनाते हैं। और ये चुंबक के ध्रुवों के बीच में, यानी चुंबक के जो ध्रुव हैं N व S, इसके बीच में देखिए इस दिशा में, ठीक, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, अर्थात वामावर्त दिशा, तो ये घूमने के लिए क्या इसी के बीच में एकदम स्वतंत्र होती है। तो आई बात समझ में। तो भैया क्या होता है, चुंबक और आर्मेचर। तो पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लो, फिर आगे देखते हैं। हो गया, तो ये तो रहा चुंबक और भैया आर्मेचर। अब उसके बाद अगला देखते हैं बच्चों, अगला क्या है, सर्पी वलय। सर्पी वलय क्या होता है, सर्पी वलय क्या है भैया, ध्यान से समझना। कुंडली के जो दोनों सिरे होते हैं, दोनों सिरे, देखिए कुंडली का ये एक सिरा ये आएगा आपका, और ये कुंडली का दूसरा सिरा देखिए ये यहां से होकर ऐसे निकल रहा है। तो कुंडली के जो दोनों सिरे होते हैं भैया, दो अलग अलग वलय को क्या करते हैं, धातु के छल्लों को टच करते हैं, जुड़े होते हैं। यानी एक सिरा ये धातु का एक छल्ला है, मेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान है, वो मेरी नाजुक कली है ना, एक छल्ला ये है। तो भैया इसका जो एक कुंडली का यानी एक सिरा जो होता है एक छल्ले से जुड़ा है, और दूसरे वाला सिरा दूसरे छल्ले से आकर के जुड़ गया है। तो वही चीज की कुंडली के दोनों सिरे दो अलग अलग धातु के छल्लों से जुड़े होते हैं, जिन्हें सर्पी वलय कहते हैं। आप देख सकते हैं रसगुल्लों कि ये क्या है बबुआ, सर्पी वलय है, ठीक है, सर्पी वलय है ना। अगला ब्रुश या ब्रश कह लें, ठीक, ब्रश क्या होते हैं भैया, तो सर्पी वलय को अगर आप ध्यान से देखें तो दो क्या होते हैं, कार्बन के ब्रुश स्पर्श करते हैं। ये आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले और ये वाले, ठीक है। तो भैया ये देख सकते हैं, ये यहां पर क्या है, ये ब्रुश है, ठीक है। तो कार्बन के भैया सर्पी वलय को कार्बन के दो क्या है, ब्रुश स्पर्श करते रहते हैं, ठीक है। तो वही चीज सर्पी वलय सदैव तांबे की बनी दो पत्तियों को स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो जो मतलब स्पर्श करते रहते हैं, जो क्या है, ब्रुश कहलाते हैं। तो ये दोनों आपका B1 B2 ब्रुश हैं, ठीक, C1 C2 सर्पी वलय हैं। आई बात समझ में। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भी। हो गया। चलिए अब देखते हैं इसकी भाई क्रिया विधि को या कार्य विधि को, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्रिया विधि या कार्य विधि ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है इसमें। तो कार्य विधि में लिखना क्या है, देखिए ऐसे देखने में तो आपको बहुत ज्यादा लंबा लग रहा होगा कि ये बहुत डिफिकल्ट है, नहीं है रसगुल्लों, समझते हैं। तो भाई स्ट्रक्चर तो हमने समझ लिया। अब करते क्या है कि जब क्या है भाई कि चुंबक के ध्रुवों के बीच में कुंडली को रख कर घुमाया जाता है, तो होता क्या है बच्चों, इसकी जो भुजा ए बी है और सी डी, दो भुजाएं हैं, देख रहे हैं ना कि भैया एक ए बी है, एक सी डी है। तो जब चुंबक के ध्रुवों के बीच में कुंडली को रख कर घुमाया जाता है, तो भुजा ए बी मतलब ऊपर की तरफ भाई, क्योंकि जब ऐसे घूमेगी, जब देखो ये ऐसे घूमेगी भैया, तो ये भुजा ए बी ऊपर की तरफ और सी डी नीचे की तरफ, ठीक है। मतलब ये सी डी नीचे की तरफ जाते हुए, यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, ये ए बी और सी डी पर एक बल लगता है, अर्थात ये घूमेंगी। तो वही चीज यहां पर देखिए लिखा है कि जब चुंबक के ध्रुवों के बीच कुंडली को रखकर घुमाया जाता है, तो इसकी भुजा ए बी ऊपर की तरफ उठती है और सी डी है भैया नीचे की ओर जाते हुए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती हैं। अर्थात इसके फलस्वरूप फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार इन भुजाओं में ए बी और सी डी के अनुदिश प्रेरित धाराएं बहने लगती हैं। भाई ये जब ऊपर नीचे की तरफ उठती हैं, तो इनमें भाई जाहिर सी बात है चुंबकीय वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होगी, जिसके कारण क्या है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसी दशा में वही चीज कह रहा है, प्रेरित धारा बहने लगती है। इस प्रकार कुंडली में ए बी सी डी, ठीक, दिशा में, यानी ए बी सी डी, ये देखिए डायरेक्शन, देखिए ये डायरेक्शन इसका,
ठीक, ABCD दिशा में क्या होता है भैया, प्रेरित धारा बहने लगती है। ठीक है, और कुंडली का जो आधा चक्कर होता है पूरा होने के बाद AB और CD की जो स्थितियां हैं वो क्रमशः बदल जाती हैं, और जिससे क्या है, प्रेरित धारा की दिशा भी बदल जाती है, और यही धारा क्या कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक, यानी एक चक्कर पूरा होने के बाद इनकी स्थितियां क्रमशः बदल जाती हैं। अब बदल जाएंगी तो भाई प्रेरित धारा का मान भी बदल जाता है। इसीलिए तो भाई प्रत्यावर्ती धारा को क्या कहा जाता है, वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदल दे। एक चक्कर पूरा होने के बाद इनकी भुजाओं की स्थितियां बदल जाती हैं, जिससे प्रेरित धारा भी क्या है कि दिशा भी बदल जाएगी। ठीक, और यही धारा क्या है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। तो ये पूरा का पूरा भैया कार्य विधि या क्रिया विधि होता है किसके, जनित्र या फिर डायनमो का। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भैया प्यार से लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाइएगा।